हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से ये अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के अनसॉल्व्ड पेपर को यहाँ पे हम हल करा रहे हैं और जो अनसॉल्व्ड का सेट चल रहा है और WL चल रहा है। ठीक है, आज WL का चौथा वीडियो आपको दिया जाएगा जिसमें कुछ शेष रह गए क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी आपको अनसॉल्व्ड दिया जा रहा है आप उसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चंस आपको हम दे रहे हैं अनसॉल्व के माध्यम से, चाहे वो WH हो, WI हो, WJL कुछ भी हो, सबका क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। और आप देख रहे हैं जितना भी क्वेश्चंस हम अनसॉल्व से करा रहे हैं, हर क्वेश्चन हर सेट में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप 8-10 सेट अनसॉल्व का क्वेश्चंस आप वीडियो देख लेते हो तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में अच्छा एक तरह से सपोर्ट मिलेगा क्वेश्चंस का, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में फंसेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज इसी क्रम में आगे ले चलता हूं और आगे ले चलने पर पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कराना चाहूँगा कि कल के वीडियो में हमने आपको तप्त स्थल के बारे में बताया था। ठीक है, कि हॉट स्पॉट क्या होते हैं, अर्थात तप्त स्थल क्या होता है, कितने संसार में ओवरऑल कितने हॉट स्पॉट जनरेट किए गए हैं और भारत में कितने हैं। इन सब पूरी बातों का हमने क्या किया है, आपसे डिस्कशन पिछले वीडियो में किया है। तो अब इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है दोस्तों, डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डार्विन और लैमार्क, ठीक है, ये कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा है। डार्विन ने जैव विकास पर एक सिद्धांत दिया जिसे डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, और लैमार्क ने भी जैव विकास पर एक सिद्धांत दिया जिसे लैमार्कवाद कहते हैं। ठीक है, अब जो डार्विन और लैमार्क ने अपना विकास सिद्धांत दिया वो जैव विकास के लिए दिया। ध्यान देना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है लेकिन इस बार आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा, लेकिन कहीं भी आपको ओवरऑल लाइफ में कंपटीशन के रूप पूछ सकता है कि डार्विन का सिद्धांत या लैमार्कवाद का सिद्धांत किस विकास के क्रम में दिया गया है, किसके लिए दिया गया। तो याद रहे, जैव विकास के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? जैव विकास के लिए। अर्थात इन दोनों लोगों ने, डार्विन और लैमार्क ने ये बताया कि जीवों का विकास कैसे हुआ। जैसे आपको पता है हमारे पूर्वज क्या थे, बंदर थे। ठीक है, हमारे पूर्वज क्या थे, आदिमानव थे, बंदरों जैसे थे, ऐसा आपने सुना भी होगा और प्रमाण भी मिलता है। लिखें तो ऐसी स्थिति में हम उस बंदर रूपी पूर्वज से, ठीक है, आदिमानव रूपी पूर्वज से कैसे हम इस रूप में आ गए। आपने देखा होगा कि आदिमानव पूर्ण रूप से कैसे थे कि उनकी जो शकल सूरत थी बेढब्ब थी और उनके पूरे शरीर पर क्या हुआ करते थे, बाल थे और वो ऐसे झुक करके चलते थे थोड़ा सा। लेकिन अब इन सब परिस्थितियों से कैसे आज मानव सीधा हो खड़ा होकर चलने लगा। ठीक है, उसके शकल सूरत इतने हैंडसम हो गए और साथ में पूरे शरीर पर जो बाल थे अब कहीं यदा कदा ही बचे हैं। ठीक है, और जो मांसाहारी पूर्ण रूप से था, ठीक है, आज वो सभ्य हो करके क्या हो रहा है कि उन सब पुरानी जो असभ्यताएं थी उनको छोड़ करके एक नए रूप में, एक मॉडर्न तरीके से क्या कर रहा है, डेवलप हुआ है, विकास हुआ है मानव का। तो उस रूप से इस रूप में जो मानव का विकास हुआ उस रूप में कैसे आया, इसी बात को लेकर के डार्विन ने क्या किया था, सिद्धांत दिया था और लैमार्क ने भी दिया था। ठीक है, और इसी के क्रम में उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम जो क्वेश्चन आपका आया है डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए, तो याद रहे डार्विन ने जैव विकास के क्रम में अपना एक सिद्धांत दिया जिसे डार्विनवाद कहते हैं और ये समझाया था कि जीवों का विकास कैसे होता और विनाश कैसे होता। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन इस बार हटा है दोस्तों, तो इस बार हम टाइम वेस्ट करके इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जैव विकास से रिलेटेड बता दे रहे हैं, हो सकता है कि आपको कहीं पे काम आ जाए। ठीक है, क्या है, क्या आपको बताने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो जैव विकास आपका है, ठीक है, बायो इवोल्यूशन होता है, इस जैव विकास के क्रम में, ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या दिया था, सिद्धांत दिया था, कुछ बातें बताई जिससे ये कंफर्म हुआ कि जैव विकास, जीव माने जीव विकास, यानी जीवों का विकास कैसे हुआ, अर्थात हम आदि मानव से इस रूप में कैसे आए। सिर्फ आदि मानव ही मानव की बात नहीं है, समस्त अन्य जीवों का विकास कैसे इस पृथ्वी पर हुआ और कैसे एक रूप से दूसरे रूप बदल गए। इन बातों के लिए, ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया, थ्योरी दिया, सिद्धांत दिया। और इसमें कुल मिला के 3 सिद्धांत ज़्यादा फेमस हैं। पहला है बेटा लैमार्कवाद, और दूसरा है डार्विनवाद, और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद। लैमार्कवाद को लैमार्क ने दिया, ठीक है,
और डार्विनवाद को डार्विन ने दिया और उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। ठीक है, किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। तो इस तरह से जैव विकास के क्रम में कुल 3 सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला है लैमार्कवाद, अर्थात वाद मीन्स होता है बेटा सिद्धांत, ठीक है, और लैमार्क मतलब लैमार्क द्वारा दिया गया, ठीक है, अर्थात इट इज प्रपोज्ड बाय लैमार्क, सो दैट इज कॉल्ड द लैमार्किज्म, अर्थात लैमार्कवाद कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा? डार्विनवाद है। डार्विनवाद का मतलब वाद माने सिद्धांत डार्विन, जो डार्विन द्वारा दिया गया है, ठीक है, इसलिए इसे डार्विन ने दिया तो डार्विनवाद कह दिया गया। और जो तीसरा आया उत्परिवर्तनवाद, ठीक है, यह भी एक जैव विकास का सिद्धांत है, ठीक है, जिसे ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। ठीक है, ये 3 थ्योरी थी और तीनों ने ही क्या किया? अपने अपने तरीके से जैव विकास को स्पष्ट किया। हम इसको आपका डिटेल बताते हैं, लेकिन इस बार आपके जो 30% 30% सिलेबस कट हुआ है उसी के क्रम में हट गया है, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करें। थोड़ा सा परिचय मैंने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर जैव विकास के सिद्धांतों के बारे में दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूट रहा है कि डार्विन के योगदान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्यूरिन पिरामिडिन क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए या अंतर बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है, न्यूक्लिक अम्ल या आनुवंशिकता से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको हमें बताना है। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो होना है कि प्यूरिन व पिरामिडिन क्षारक में डिफरेंस बताना है। ठीक है, डिफरेंस मीन्स अंतर बताइए। ये आपका क्या है? क्वेश्चंस है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारक में अंतर बताइए। ठीक है, तो ये प्यूरिन पिरामिडिन क्षारक में अंतर अगर प्रश्न आ रहा है तो आप पहले सबसे पहले आंसर राइट करने से पहले इसकी ऐसी हेडिंग बना सकते हो कि प्यूरिन व पिरामिडिन, ठीक है, पिरामिडिन क्षारक में अंतर या डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया प्यूरिन पिरामिडिन क्षारक में अंतर या डिफरेंस। ठीक है, तो ये है क्या, होते क्या है प्यूरिन पिरामिडिन्स? तो मैंने आपको पहले बता रखा है डीएनए में। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा और खुद समझ में आएगा कि बेटा जो डीएनए होता है वह जो आरएनए होता है, ठीक है, ये क्या है? ये एक प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है, कोशिका में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जिन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, क्योंकि ये देखो लिखा है ना, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल, और यहाँ भी एन फॉर एसिड, ए फॉर न्यूक्लिक अम्ल, अर्थात ये भी न्यूक्लिक अम्ल है और ये भी है, लेकिन ये डी वाला है और ये आर वाला है। डी फॉर जो नाम डी शर्करा हो, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है इसलिए डीएनए कहते हैं, और आरएनए में राइबोज शर्करा होती है इसलिए आरएनए कहते हैं। ठीक है, और दोनों न्यूक्लिक अम्ल ही है। तो जो डीएनए आरएनए अर्थात न्यूक्लिक अम्ल बना होता है, ठीक है, इसका रासायनिक संगठन अगर हम देखें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डीएनए का रासायनिक संगठन बताइए, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि डीएनए का या आरएनए का रासायनिक संगठन अगर देखें तो ये पहला आपका जो होगा ये शर्करा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल किससे बना है, किन किन रासायनिक पदार्थों से बना है, तो उसमें पहला आएगा शर्करा, और जो दूसरा आता है बेटा वो आता है फास्फोरिक अम्ल, जो फास्फेट समूह के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो नाइट्रोजनी क्षारक होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षारक होता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है मतलब नाइट्रोजन से बने क्षारक होते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, यहीं पे आ गया प्यूरिन नंबर 1, ठीक है, प्यूरिन नंबर 2 क्या होता है? पिरामिडिन होता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, अर्थात यही क्वेश्चन आपका पूछा है, आप देख रहे हैं प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारक, ये देख रहे हैं प्यूरिन और पिरामिडिन क्षारक में अंतर। तो सबसे पहली कॉमन चीज़ है कि प्यूरिन और पिरामिडिन क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल का क्या है? एक अंश होता है, एक भाग होता है, जो न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में क्या करते हैं? योगदान करते हैं। ठीक है, अब जो प्यूरिन्स होता है ये भी नाइट्रोजनी क्षारक है, पिरामिडिन भी। तो प्यूरिन भी 2 प्रकार का होता है। प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार का होता है, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है। ठीक है, ग्वानिन होता है, और इसमें एडेनिन ग्वानिन बाद थायमिन,
और साइटोसिन होता है। क्या होता है? थायमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, तो ये प्यूरिन में क्या है, कैसे डिफरेंस कर रहे हैं प्यूरिन पिरामिडिन में, कि प्यूरिन एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। एडेनिन को ए से व्यक्त करते हैं, ग्वानिन को जी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और पिरामिडिन में भी दो होते हैं, थायमिन साइटोसिन। थायमिन को टी से लिखते हैं, साइटोसिन को सी से लिखते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आपको दिख रहा है प्यूरिन पिरामिडिन में, कि दोनों नाइट्रोजनी क्षारक हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, क्योंकि प्यूरिन में जो बेस होता है एडेनिन ग्वानिन का जोड़ा होता है, और जबकि पिरामिडिन में थायमिन और साइटोसिन का जोड़ा होता है। ठीक है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से, इसका एडेनिन का ए पिरामिडिन के टी से जुड़ता है थायमिन से, और ग्वानिन का जी इसके पिरामिडिन के साइटोसिन सी के साथ जुड़ करके, अर्थात ए टी के साथ जी सी के साथ। ठीक है, जैसे ये आपका डीएनए है। ठीक है, तो आपको पता है डीएनए की संरचना ऐसी होती है, तो ये द्विकुंडलित है, और डीएनए में जो ए और टी ऐसे ही होते हैं, जी एंड सी होते हैं, ए एंड टी होते हैं, जी एंड सी होता है, ए एंड टी होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, एक प्यूरिन और एक पिरामिडिन, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, बोलो, ये देखो प्यूरिन का एडेनिन दूसरे के पिरामिडिन टी से, ए टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कटी लाइन है दोस्तों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो किस बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो ये कटी लाइन आप देख रहे हो, डॉटेड लाइन, अगर इसको यहाँ हम निकाल के दिखाएं तो जी बॉन्ड सी, और इसको दिखाएं तो ए बॉन्ड टी। ये क्या हुआ, एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ये दोनों नाइट्रोजनी क्षारक हैं, और ये आपस में क्या है, डॉटेड लाइन के बॉन्ड से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अर्थात इस लाइन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना, कि डीएनए में क्षारक जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि कटी लाइन द्वारा क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ लिख सकते हो आप कि प्यूरिन, जो मेन डिफरेंस है कि प्यूरिन एक नाइट्रोजनी क्षारक है, एक नाइट्रोजनी क्षारक है। ठीक है, जिसमें प्रायः, ठीक है, इसको अब यहाँ से हम हटा लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया है, जिसमें प्रायः एडेनिन, ठीक है, एडेनिन मीन्स ए, एडेनिन का सिंबल ए होता है, ए से व्यक्त करते हैं, एडेनिन तथा ग्वानिन, एडेनिन तथा ग्वानिन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, और जबकि प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन, जबकि पिरामिडिन की बात करें, प्यूरिन तो हो गया है, जबकि पिरामिडिन भी एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, जिसमें प्रायः थायमिन, और थायमिन का जो सिंबल होगा बेटा टी से होगा। ठीक है, ये थायमिन है, सिंबल टी है, जिसमें प्रायः थायमिन तथा साइटोसिन, और साइटोसिन का सिंबल सी होता है। ठीक है, साइटोसिन, ठीक है, होता है, साइटोसिन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, ये हो गया। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कि प्यूरिन एक नाइट्रोजनी क्षारक है जिसमें एडेनिन और ग्वामीन उपस्थित होते हैं, और जबकि पिरामिडिन भी एक नाइट्रोजनी क्षारक है लेकिन इसमें थायमिन और क्या होता है, साइटोसिन उपस्थित होता है। ठीक है, एडेनिन फॉर ए से सिंबल है, और ग्वानिन का जी से है, साइटोसिन का सी से है, और थायमिन का टी से है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन आज का हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि आर्तव साइकिल क्या है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए, बट ये क्वेश्चन भी इस बार आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसलिए इसकी भी हम चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, खाद्य श्रृंखला, खाद्य कड़ी, ये आपका परिस्थितिक और पिरामिड चैप्टर से है, जो कि इस बार हटा है, तो इसका भी हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए।
अभी मैंने आपको जैव विकास के क्रम में बताया था 3 सिद्धांत हैं, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद को ह्यूगो डी व्रीज ने दिया, जिसमें उत्परिवर्तन के बारे में बताया कि कैसे उत्परिवर्तन द्वारा विकास होता है। तो ये भी इस बार हट गया है, लेकिन ऐसे जनरली आप समझ लीजिए उत्परिवर्तन, परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव, उत्परिवर्तन का मतलब हो गया अचानक बदलाव। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे एक माँ बाप हैं और पता चला कि उनके रंग रूप आकार मान लीजिए थोड़ा सांवले हैं और उनकी संतानें जब होनी चाहिए तो माँ बाप की तरह ही होनी चाहिए, तो कॉमन सी बात है सांवले ही होना चाहिए। लेकिन अगर माँ बाप सांवले हैं और जो उनसे बच्चा पैदा हो रहा है वो अगर अचानक गोरा हो जा रहा है, मतलब कि 100% ठीक है अपने पेरेंट्स से भिन्न हो जा रहा है, तो ऐसे परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन के रूप में जानते हैं। ठीक है, जैसे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि जैसे माँ बाप हैं काली आंख वाले हैं और उनका जो बेबी होगा उसकी आंख भूरी हो गई, तो ये क्या हुआ, माँ बाप से चेंज हो गया। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम उत्परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि यह अचानक हो रहा है, 100% डिफरेंट हो गया। किसी भी लक्षण में अगर बच्चा या संतान, चाहे रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई या आँख की बनावट का, मतलब किसी भी लक्षण में या हो लक्षण में अगर अपने पेरेंट्स से 100% डिफरेंट हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्परिवर्तन कहते हैं। और जो उत्परिवर्तन होता है ये अकस्मात होता है, अचानक हुआ, ऐसा नहीं थोड़ा 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 हुआ कि चलो 100% अगली पीढ़ी में 10% चेंज हुआ फिर 10%, ऐसा नहीं। उत्परिवर्तन हो जो अकस्मात हो। ठीक है, और यह सिर्फ आँख में या शारीरिक रंग में नहीं हो सकता है, उत्परिवर्तन किसी भी भाग में हो सकता है। ठीक है, उत्परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, अर्थात उत्परिवर्तन लाभदायक भी हो सकता है। जैसे सांवले माँ बाप में बच्चा गोरा हो गया, ये तो बेनिफिट है। ठीक है ना, पता चला कि इसी तरह से कोई ऐसा लक्षण हो गया कि उत्परिवर्तन की वजह से उस बच्चे में कोई ऐसा नया लक्षण या कोई नया अंग का निर्माण हो गया जो माँ बाप में नहीं है, तो वो उसके लिए क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये क्या है, उत्परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है। और उत्परिवर्तन निश्चित नहीं है कि अगली पीढ़ी में होगा कि किस पीढ़ी में होगा, उत्परिवर्तन कभी भी और अकस्मात किसी भी पीढ़ी में हो सकता है। ठीक है, और उत्परिवर्तन में कोई नया अंग बन सकता है और कोई पुराने अंग गायब भी हो सकते हैं। जैसे 6 अंगुली हैं, 5 अंगुलियां हैं, तो होने वाली संतान में हो सकता है कि 4 ही अंगुली रहे, तो ये भी उत्परिवर्तन है जन्मजात। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऋणात्मक उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है, म्यूटेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो हम इस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी आपका है, टेस्ट क्रास बैक क्रास में चेकर बोर्ड बना के अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आई थिंक कि लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस है। और नेक्स्ट चलते हैं, जो खा है चौथा का बेटा, आर्तव चक्र क्या है विवेचना कीजिए। तो ये आपके सिलेबस में है, इसकी चर्चा हम करेंगे और आपको पढ़ाया भी है। आप लैंग्वेज से कम समझ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो एकदम सिंपल है, आर्तव चक्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रश्न को आप लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं कि आर्तव चक्र क्या है। आर्तव चक्र क्या है, इसकी विवेचना कीजिए या इसे समझाइए या इसका वर्णन कीजिए। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब ये आपका आंसर हो गया। तो ये आर्तव चक्र क्या है, इसकी विवेचना कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, उत्तर में ऐसे ही लिखते हैं कि आर्तव चक्र। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि यह एक प्राकृतिक जनन चक्र होता है, प्राकृतिक जनन चक्र होता है, जो प्रायः महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसे प्रायः मासिक धर्म के नाम से या माहवारी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक सिंपल इंट्रोडक्शन के तौर पे आपने क्या देखा कि जो आर्तव चक्र होता है यह एक प्राकृतिक जनन चक्र होता है, नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। ठीक है, जो प्रायः महिलाओं में ही पाया जाता है, नॉट फाउंड इन द मेल।
पुरुषों में नहीं पाया जाता है, सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। इससे प्रायः हम क्या कहते हैं, मासिक धर्म के नाम से या माहवारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जब किसी भी, ठीक है, जब किसी भी महिला में जनन का समय आता है तो उसमें आपको मैंने पहले बढ़ा रखा है बेटा कि मानव में लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन के लिए, ठीक है, संतान उत्पन्न करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, नर तथा मादा। ठीक है, तो ये जो नर और मादा होते हैं इनके आपस में परस्पर संयोग से क्या होता है, ठीक है, इनके आपस में परस्पर प्रजनन से ही एक नया संतान क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नर होता है इसके जननांगों में नर जनन कोशिका, जिसे नर युग्मक भी कहते हैं, ये क्या होता है, निर्माण होता है, बनता है। और मादा में भी क्या होता है कि जब जनन प्रक्रिया चालू होती है 13 से 14 वर्ष की अवस्था में, तो उस समय इसके जननांगों में, अंडाशय में क्या होता है, मादा जनन कोशिका बनती है, जिसे मादा युग्मक कहते हैं। और प्रजनन के दौरान नर की नर युग्मक और मादा का मादा युग्मक दोनों परस्पर जनन क्रिया के उपरांत क्या होते हैं, मिलते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है, एक संतान रचना का, जिसे भ्रूण या जाइगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, उसका निर्माण करता है। और वही युग्मनज बाद में क्या होता है, कोशिका विभाजन कर करके, ठीक है, गर्भाशय में जाकर एकत्रित होकर के 9 महीने बाद एक नए बच्चे का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो मादा में, ठीक है, नर मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया है, उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, या फिर मासिक धर्म कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें थोड़ा सा और लिखोगे आप। ठीक है, माहवारी से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मादा के प्रमुख जननांग, मादा के प्रमुख जननांग अंडाशय, अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु अर्थात मादा युग्मक का निर्माण होता है, जो प्रजनन के दौरान नर युग्मक से मिलकर निषेचन द्वारा जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आर्तव चक्र होता है, सबसे पहली चीज़, इसे अंग्रेजी में मिनिस्ट्रेशन साइकिल कहते हैं, अर्थात शॉर्ट में MC बोला जाता है। ठीक है, महिलाओं को ये हर महीने में एक बार क्या होता है, ये आता है, जिसे चक्र कहते हैं। चक्र का मतलब क्या है कि जो एक निश्चित समय बाद फिर से आए। तो जैसे किसी महिला में अगर ये सपोज करिए आज के डेट में है, आया है ब्लीडिंग के तौर पे, तो ये लगभग मान चलिए कि 28 दिन बाद फिर से रिपीट होता है, फिर आज के बाद आप 22 दिन। अभी इसका डिटेल हम बताएंगे आपको। तो पहले समझिए कि यह एक प्राकृतिक जनन चक्र होता है, नेचुरल रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, जो महिलाओं में, सबसे खास बात याद रखना कि सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। एक नंबर का पूछ सकता है आर्तव चक्र कहाँ संपन्न होता है, महिला में या पुरुष में या दोनों में? तो महिलाओं में। ठीक है, तो इसमें प्रायः मासिक धर्म के नाम से जानते हैं या माहवारी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मादा का जो प्रमुख जननांग होता है, एक नंबर का मैंने ये भी बोला था कि मादा जननांग का प्रमुख भाग कौन सा होता है, अंडाशय होता है। ठीक है, तो मादा के प्रमुख जननांग अंडाशय में, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं कि अंडाणु का निर्माण अर्थात मादा युग्मक, शुक्राणु का निर्माण अर्थात नर युग्मक, दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये
नर युग्मक मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु अंडाणु का निर्माण किस विभाजन द्वारा होता है। एक प्रकार की कोशिका है ना, और इसका निर्माण हमेशा होता है, तो किस कोशिका द्वारा, किस कोशिका विभाजन द्वारा होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखना। ठीक है, तो जिसमें मादा के प्रमुख जननांग अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु अर्थात मादा युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जो जनन प्रजनन के दौरान नर युग्मक से संयोग करके मिल करके निषेचन द्वारा जाइगोट अर्थात 2n बनाने का काम करता है। ठीक है, तो एक सिंपल अगर शब्द में, एक सिंपल लाइन में अगर रखा जाए, ठीक है, एक फैक्ट रखा जाए कि आर्तव चक्र क्या है, तो वह चक्र, वह साइकिल जिसके अंतर्गत महिलाओं में हर महीने एक अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं, मेनिस्ट्रेशन साइकिल कहते हैं। और इस प्रक्रिया में बना हुआ अंडाणु लगभग 14 दिन तक या 16 दिन तक क्या होता है, एकदम वेट करता है, इंतजार करता रहता है कि अगर उस दौरान कोई भी व्यक्ति उस महिला से प्रजनन करेगा तो उस पुरुष का शुक्राणु उस अंडाणु के पास जाकर के, ठीक है, मादा युग्मक से मिल करके विभेदित करके, ठीक है, क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा 2n, और वही जाइगोट बाद में कोशिका विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है, जो गर्भाशय में आरोपित होकर एक नए बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, और यह जो आर्तव चक्र होता है ये 13, सबसे बड़ी बात 13 साल से शुरू होकर के लगभग 45 साल तक अधिकतम होता है। किसी महिला में 40, किसी में 45-50। ठीक है, 40-45-50 के बाद एक महिला अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ये आर्तव चक्र उस समय क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये प्रक्रिया, अंडाणु बनने की प्रक्रिया, ये चक्र पूर्ण रूप से रुक जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो 40 के बाद, 45 के बाद, ठीक है, कुछ महिलाओं में 48 तक चलता है, लेकिन अधिकतम अगर मान लें 50-45 के बाद ये संभव होता है कि वो अंडाणु का निर्माण करे। फिर उसके साथ चाहे जितना प्रजनन कोई करे, बेबी का निर्माण नहीं होगा, अर्थात अंडाणु बनना बंद हो जाता है। ठीक है गाइस, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू। सभी गाइज नोट कर लें।